हेलो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं प्लेटो के काव्य की समीक्षा को लेकर। इससे पहले की क्लास में हमने देखा कि प्लेटो के जो काव्य गुण थे, प्लेटो के अनुसार एक कवि का महत्व क्यों नहीं है, प्लेटो के जो काव्य शास्त्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष रखकर आए। आपने भी देखा कि जो प्लेटो है वो कहना चाहते हैं कि एक जो कवि है उसका समाज में कोई कार्य नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि कवि समाज में त्याज्य होता है, कवि समाज से त्याग देने योग्य होता है, क्योंकि कवि जो है वो उसकी कला समाज में विलासिता को फैलाती है। इससे पीछे की क्लास में हम देखकर आए कि प्लेटो का मानना है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक गुण तीन होते हैं। एक होती है बुद्धि, दूसरा गुण होता है ऊर्जत्व और तीसरा गुण होता है तृष्णा। यदि कवि की कविता बुद्धि को कुशाग्र करती है तो वह कविता उपयोगी है। यदि कवि की कविता ओज गुण की प्रतिस्थापना करती है तो वह कविता उपयोगी है। लेकिन यदि कवि की कविता तृष्णा को स्थापित करती है, तृष्णा को जागृत करती है, तो वह कवि की कविता त्याज्य है और ऐसे कवि को राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम प्लेटो के विचारों का सारांश देखते हैं तो केवल 2 शब्दों में ही प्लेटो का सारांश क्लियर हो जाता है। प्लेटो का कथन हमें समझ आ जाता है। प्लेटो कहना चाहते हैं कि समाज में ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और दूसरा प्रज्ञा के माध्यम से। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह जगत का ज्ञान होता है, जगत वस्तु का ज्ञान होता है, और जो प्रज्ञा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह ईश्वरीय ज्ञान हुआ करता है, वह ब्रह्म ज्ञान हुआ करता है। जो जगत है वह मिथ्या है और जो ईश्वर है वो सत्य है। जगत को उन्होंने विशेष ज्ञान की प्राप्ति कहा और ईश्वरीय ज्ञान को उन्होंने प्रत्यय या विचार ज्ञान की प्राप्ति कहा। बस 2 शब्द प्लेटो ने हमारे समक्ष रखे, एक विशेष और दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय या विचार, प्रत्यय या विचार ईश्वर से संबंधित थे और विशेष जगत से संबंधित था। और इसी आधार पर प्लेटो ने हमारे समक्ष रखा कि जो कवि की कला है वह फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी है, वह अनुकरण का भी अनुकरण है और इसीलिए वो त्याज्य है। ईश्वर सत्य है, प्रत्यय सत्य है, विचार सत्य है, सत्य का अनुकरण जगत है और जगत का अनुकरण कला है, इसलिए कला जो है वो सत्य से 3 गुना दूर है। ये सारांश था किसका? प्लेटो का। प्लेटो के जो विचार थे उनको लेकर कुछ आलोचकों ने आलोचना भी प्रस्तुत की। उन्होंने उनके काव्य विचारों की समीक्षा की और समीक्षा करते हुए कहना चाहते हैं कि जो प्लेटो थे उनके विचारों की समीक्षा नैतिक आधार पर की जा सकती है, उनके विचारों की समस्या भावात्मक आधार पर की जा सकती है, उनके विचारों की समीक्षा बौद्धिक आधार पर की जा सकती है और उनके विचारों की समीक्षा उपयोगितावाद के आधार पर की जा सकती है। अन्य समीक्षकों का मत है कि प्लेटो ने जो नैतिक आधार दिया कला का वह आधार अतिक्रमण था। समीक्षकों का मानना है कि प्लेटो ने जो नैतिकता स्थापित की वह नैतिकता काव्य के सौंदर्य को समाप्त कर गई। उसके बाद समीक्षकों का आलोचकों का कहना है कि कवि ने भावात्मक आधार, प्लेटो ने कविता को भावात्मक आधार से दूर कर दिया। प्लेटो का मानना है कि कविता भावों को उत्पन्न करती है और भावों को उत्पन्न करती है तो विलासिता का जन्म होता है। समीक्षकों ने कहना चाहा कि जब तक विचारों या भावों का उद्घाटन नहीं होता, जब तक भाव उत्पन्न नहीं होते, तब तक किसी मनुष्य को वीर नहीं बनाया जा सकता है। यदि भाव उत्पन्न नहीं हुए तो किसी मनुष्य की बुद्धि को कुशाग्र नहीं किया जा सकता है। यदि भाव उत्पन्न नहीं हुए तो उसे अच्छा चिकित्सक, उसे अच्छा
सैनिक है और उसे अच्छा प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है। प्लेटो कहते हैं कि कविता भाव उत्पन्न करती है, इसलिए कविता त्याज्य है, और आलोचक कहते हैं कि यदि भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो मनुष्य में कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो समीक्षक हैं वो कहना चाहते हैं कि भावों के आधार पर भी जो प्लेटो थे उन्होंने कविता के सौंदर्य गुण को खत्म कर दिया। कविता के सौंदर्य गुण की परख उन्हें नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो प्लेटो थे वो समाज में एक अच्छे नागरिक को देखना चाहते थे, और अच्छे नागरिक उनकी नजर में अच्छा नागरिक वही था जो एक सैनिक था, जो एक चिकित्सक था। उसके बाद आलोचकों ने कहना चाहा कि इनके जो काव्य है, इनके जो विचार हैं उनकी बौद्धिक आधार पर भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि प्लेटो ने अति बौद्धिकता का प्रमाण दिया। प्लेटो कहना चाहते हैं कि कविता वही उपयोगी है जो बुद्धि को कुशाग्र करे, लेकिन आलोचक कहना चाहते हैं कि कविता की जो सौंदर्य गुण है वह केवल बुद्धि से संबंधित नहीं है। कविता का जो सौंदर्य गुण है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार उन्होंने कहा कि प्लेटो ने सिर्फ कविता का माध्यम बनाकर सौंदर्य गुणों की अवहेलना की है, सौंदर्यता की अवहेलना उन्होंने कर दी है। उसके बाद जो समीक्षक है उनका कहना है कि जो कविता है वो उपयोगितावाद के आधार पर भी प्लेटो ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। प्लेटो के अनुसार वही कविता उपयोगी है जो कविता समाज के लिए उपयोगी है, उसी कविता का महत्व है जो समाज के लिए उपयोगी है, नहीं कविता का महत्व नहीं है। प्लेटो कहना चाहते हैं कि ऐसी कविता को आग लगा दी जाए जो समाज के लिए उपयोगी न हो। आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि कविता का जो सौंदर्य शास्त्र है वह उपयोगिता की सीमा में नहीं बंधा हुआ है। कविता आनंद प्राप्त करती है, और वह आनंद कर्म आनंद भी हो सकता है, वह आनंद भाव आनंद भी हो सकता है, और वह आनंद ईश्वरीय आनंद भी हो सकता है। इस आधार पर भी समीक्षकों ने क्या जो प्लेटो के विचार थे उनकी आलोचना की। आइए देखते हैं अन्य जो समीक्षक हैं उनका मत क्या है। उनके अनुसार प्लेटो घोर आदर्शवादी थे। कुछ आलोचकों का मानना है कि जो प्लेटो थे वो घोर आदर्शवादी थे। उनके घोर आदर्शवादिता के कारण ही उन्होंने सौंदर्य शास्त्र का हास कर दिया, सौंदर्य शास्त्र की सीमाओं में बांध दिया। उसके बाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी अति नैतिकता व दर्शन ज्ञान के कारण सौंदर्यता को नष्ट करने का प्रयास किया है। अनेक आलोचकों ने यह आरोप भी प्लेटो पर लगाया कि प्लेटो जो थे वो अति नैतिकतावादी थे, वो घोर आदर्श ज्ञान रखते थे, इसलिए उन्होंने जो काव्य की सौंदर्यता है उसके गुण को नष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ आलोचकों का मानना है कि काव्य में आदर्श जगत की कल्पना करना सामान्य मनुष्य की बुद्धि से परे होता है। प्लेटो ने कहा कि वही कविता उपयोगी है जो आदर्श जगत को स्पष्ट कर दे, आदर्श जगत को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर दे। लेकिन आलोचकों का मत है कि एक मनुष्य की बुद्धि आदर्श जगत की कल्पना नहीं कर सकती है। हर मनुष्य की बुद्धि ईश्वरीय गुण को प्राप्त नहीं कर सकती है, वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। तो क्या उस मनुष्य को कविता सुनने का अधिकार नहीं है? क्या उस मनुष्य का अपना जीवन नहीं है? क्या उस मनुष्य में भाव नहीं है? यदि एक मनुष्य ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो क्या उसका जीना सार्थक नहीं है? इन सभी आरोपों के साथ प्लेटो के विचारों की समीक्षा की गई। उसके बाद कुछ आलोचकों का मत है कि काव्य कला को अनुकृति कहना भी अनुचित है। जिस प्रकार से हमने देखा कि प्लेटो ने काव्य को फोटोकॉपी कहा, तो आलोचकों ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि यह विचार उनका अनुचित है, क्योंकि कला कभी भी फोटोकॉपी नहीं होती है। कला एक सृजक होती है, और कला से सृजन किया जाता है, वह कभी फोटोकॉपी नहीं हो सकती। तो इस विचार को लेकर भी आलोचकों ने प्लेटो की आलोचना की, उनकी समीक्षा की, और उन्होंने कहा कि प्लेटो को सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान नहीं था। प्लेटो एक वैज्ञानिक थे।
प्लेटो एक गणितज्ञ थे, प्लेटो एक अच्छे साहित्य शास्त्री थे, लेकिन उनके अंदर काव्य सौंदर्यता का अभाव था। यहाँ तक आरोप लगा दिया आलोचकों ने, किसके ऊपर? प्लेटो के ऊपर। दोस्तों, कहना चाहूंगी कि प्लेटो इन सभी आलोचनाओं के घेरे में घिरे रहने के बावजूद भी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय शिक्षा को समाज में प्रतिस्थापित किया। उसी समय जो हास होती नागरिकता थी उसे बचाने का कार्य किया। प्लेटो ने एक ऐसी क्रांति समाज में लाई जिस क्रांति का प्रभाव हमें युगों युगों तक दिखाई दिया। आज भी हम प्लेटो के विचारों को नकार नहीं सकते हैं। आज भी हम प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर अपने सौंदर्य शास्त्र की समीक्षा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और समाज में एक अच्छे सैनिक की उत्पत्ति करते हैं। तो चाहे आलोचना की गई हो, लेकिन फिर भी जो प्लेटो है वो हमारे लिए अविस्मरणीय रहेंगे। प्लेटो को हम सदा याद करते रहेंगे। धन्यवाद।